नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 21 दिसंबर 2012 ये डेट आप सभी ने सुनी होगी। अगर आप 2012 से पहले के न्यूज़ आउटलेट्स को, मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स थे, बहुत सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स थी जिसमें ये दावा किया गया था कि 21 दिसंबर 2012 के दिन सुबह 11:11 पे इस दुनिया का अंत हो जाएगा। ये दावा किया गया। बहुत सारी इसके ऊपर किताबें लिखी गई, इसके ऊपर मूवी तक बन गई थी और ये कहा गया कि इस दिन कुछ अलग होने वाला है और दुनिया भर में लोग इसको लेकर डरे हुए थे। बहुत से लोगों ने इसको सच मान लिया था। ये जो ऐसा फिनोमिना था ये क्यों हुआ और इसके पीछे के कारण क्या थे? बहुत सारे कारण, अलग अलग कारण दिए गए। कुछ लोगों ने यहाँ तक के कारण दिए कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड धरती के पास से गुजरने वाला है और वो धरती से टकरा जाएगा जिससे दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन ये जो डेट है, ये जो स्पेसिफिक डेट की बात होती है, ये बहुत पहले से चलती आ रही थी कि 21 दिसंबर 2012 के दिन दुनिया का अंत हो जाएगा। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे के क्या लॉजिक थे जिसकी वजह से ये चीज़ हुई और ये मिसकंसेप्ट कैसे हुआ? हम सभी जानते हैं कि ये जो बात कही गई, ये जो दावा किया गया, ये झूठा साबित हुआ और 2012 में 21 दिसंबर का दिन भी नॉर्मल ही निकल गया जैसे कि बाकी दिन निकलते हैं और उस दिन कुछ भी अलग नहीं हुआ। ये जो मिसकंसेप्ट है ये क्रिएट हुआ एक कैलेंडर की वजह से और वो कैलेंडर है माया सभ्यता का कैलेंडर। मायन सिविलाइजेशन जो मेजो अमेरिका की एक सिविलाइजेशन हुआ करता था, उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो कैलेंडर था उसका एक साइकिल होता है, ग्रेट साइकिल जिसको बोलते हैं, वो साइकिल कंप्लीट हो रहा था जिसकी वजह से ये अंदाजा लगा लिया गया कि ये कैलेंडर खत्म हो रहा है तो धरती भी खत्म हो जाएगी। कि माया सभ्यता के लोगों ने ये पहले से प्रेडिक्ट कर रखा था कि इस दिन धरती खत्म हो रही है, इसीलिए इनका जो है कैलेंडर भी इस दिन खत्म हो रहा है, ऐसी बात इन्होंने बिलीव कर ली थी। ये माया सभ्यता का कैलेंडर है और इस कैलेंडर की एक विशेषता है। इस कैलेंडर में मैं आपको डिटेल में भी आगे बताऊंगा। इसमें इस तरह से होता है कि किन मतलब एक दिन और 20 किन का एक महीना बनता है। महीना तो नहीं बोल सकते, जिसमें आज आप महीना देखते हैं वो अलग होता है। 30 दिन का, 31 दिन का, 28 दिन का ये महीने होते हैं। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात चल रही है वो अलग होता है, लेकिन ये कैलेंडर मायन सिविलाइजेशन का कैलेंडर है। इसमें 20 दिन का महीना होता था। तो इसमें 20 किन मिलके एक विनल बनाते हैं, 18 विनल मिला के एक टून बनाते हैं जो कि लगभग एक ईयर के बराबर होता है। और हम बात करेंगे किस तरीके के कैलेंडर इनके होते हैं। फिर 20 टून मिलके एक कातून बनाते हैं और 20 कातून मिला के एक बख्तून बनाते हैं। लेकिन इनके कैलेंडर की एक सीमा है कि जब 13 बख्तून कंप्लीट हो जाएंगे, 13 बख्तून जब पूरे हो जाएंगे, यहाँ पे 13 आ जाएगा और यहाँ पे 0000 आ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये कैलेंडर खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये कैलेंडर शुरुआत से शुरू होगा, फिर से साइकिल शुरू होगा। तो यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हुआ था और साइकिल कंप्लीट होने की वजह से दुनिया ने ये अंदाजा लगा लिया कि ये दुनिया का अंत होने वाला है। तो ये जो फिनोमेना था उसके पीछे का ये कारण था। इसको हम और डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन बेसिकली पहले बात करते हैं कि आज का वीडियो किस बारे में है। आज का वीडियो है मायन सिविलाइजेशन के बारे में। प्राचीन जो विश्व था उसमें बहुत बड़े बड़ी सभ्यताएं हुई और उन्हीं सभ्यताओं में से एक और बड़ी सभ्यता थी जिसको बोलते हैं माया सभ्यता। दुनिया भर में बहुत बड़ी सभ्यताएं हुई। उनका अगर मैप में हम बात करें तो भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन आप सभी को याद होगी, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन या मोहनजोदारो सिविलाइजेशन कहते हैं, जो इंडस रिवर के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पे चाइनीज सिविलाइजेशन था जो हांगसो रिवर के किनारे था। इधर आपको दिख रहा है टिग्रिस रिवर के किनारे मेसोपोटामियन का सिविलाइजेशन था। इधर नाइल रिवर के किनारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन था और यहाँ पे मायन सिविलाइजेशन और एज़टेक एम्पायर था जो कि मेजो अमेरिका में था और यहाँ पे ईका था। सभी सिविलाइजेशंस के बारे में हम बात करेंगे। हमने इजिप्ट के सिविलाइजेशन के बारे में भी बात करी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी की है। ओवर द टाइम सभी को हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज करेंगे माया सिविलाइजेशन के बारे में बात। इसकी हिस्ट्री क्या रही, इसकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ के लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनके ट्रेडिशन रिचुअल्स क्या क्या थे, सभी एंगल्स के ऊपर हम बात करेंगे। और अगर आप सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जिससे आप सभी यहाँ पे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उससे आप जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्या हमें पढ़ना है। क्या है ये माया सिविलाइजेशन या मायन सिविलाइजेशन या माया सभ्यता? मायन सिविलाइजेशन जो है वो मेजो अमेरिका की एक इंडिजीनियस सोसाइटी थी जो 6ठी शताब्दी के अराउंड बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कल्चर इनका हुआ करता था। मेजो अमेरिका यानी आज का ये जो नॉर्दर्न और सेंट्रल अमेरिका का जो हिस्सा है, जहाँ पे साउथ मैक्सिको आपको देखने को मिल जाएगा, एल सल्वाडोर मिल जाएगा और ये जो कंट्री देखते हैं, ये वाला जो पेनिनसुला है, यहाँ पे ये लोग मेनली रहा करते थे। 6ठी शताब्दी में ये अपने पीक पे थे।
लगभग इनकी 2 मिलियन के लगभग इनकी पॉपुलेशन थी, लगभग 20 लाख लोग ये रहा करते थे। और 900 के मतलब 9th सेंचुरी आते आते धीरे धीरे इनका पतन हो गया। और अगर कंप्लीटली बात करें इनके डिक्लाइन की, तो जब आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के इस रीजन में यहाँ से पहुँचे थे कौन, यूरोपियन, और सबसे पहले अमेरिका पहुंचा था, आपको याद है, कोलंबस, स्पेन से। तो स्पेनिश इन्वेजन यहाँ पे होने शुरू हो गए, तो वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया और उनको इन्होंने हरा दिया। तो 16वीं शताब्दी आते आते पूरी तरीके से यूरोपियंस ने हरा दिया था अमेरिकन के जो ये सिविलाइजेशन के लोग थे, मायन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको, और यहाँ पे वो सेटल हो गए। उसके पहले क्या हुआ था उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। मायन सिविलाइजेशन को हम क्यों जानते हैं? एक तो हमने कैलेंडर की बात करी कि कैलेंडर तो बहुत पॉपुलर हुआ, इसको खूब मीडिया हाइप मिली और बहुत इसके बारे में बात हुई। दूसरी चीज़ है इसके पिरामिड, जिसके ऊपर बहुत बातचीत होती है कि पिरामिड्स भी जो है वो एक तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स थे, और दूसरे जो आपको बड़े सिविलाइजेशन के जो बड़े पिरामिड जो आपको देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे सेंट्रल और नॉर्दर्न अमेरिका में मिलते हैं। तो ये कैलेंडर, ये जो कैलेंडर बनाना होता है, पोट्री बनाना होता है, उसके अलावा एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ी सिविलाइजेशन था ये। एग्रीकल्चर में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो ये एग्रीकल्चर का काम करते थे वो बहुत गजब का था। मेज मक्का उगाते थे ये लोग। उसके अलावा सॉरी, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में भी इनका जो वर्क है वो बहुत काफ़ी इंप्रेसिव है। इनकी सोसाइटी का जो कल्चर था वो काफ़ी रिच था, और इनका एक जो ह्यूमन सेक्रीफाइस का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने एज़टेक रिलीजन में भी पढ़ा कि मानव की बलि देना अपने देवताओं को खुश करने के लिए, वो भी इनका एक स्पेसिफिक अलग ही कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सभी चीज़ों को देखने हैं। अब अगर माया सिविलाइजेशन के इतिहास की अगर हम बात करें, हो सकता है ये वाला थोड़ा सा पोर्शन आपको बोरिंग लगे, हिस्ट्री और पॉलिटी का, आगे आपको इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन फिर भी देखना। अगर देखिए 3 पीरियड में इसको हम पढ़ते हैं, स्पेसिफिक पीरियड में हमें पढ़ना है। एक अगर आप देखें बहुत पुराना जो टाइम था जिसको आर्काइक पीरियड बोलते हैं, जो 7000 BC से 2000 BCE तक चला है, उसमें ये हंटर गैदरर थे जैसे बाकी दुनिया में थे। हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं, हमारे भी सारे इतिहास में यही पढ़ते हैं, हंटर गैदरर थे जो कि धीरे धीरे करके इकट्ठे होने लग गए। इन्होंने कल्टीवेशन शुरू कर दिया, मक्का वगैरह बनाना, बीन्स वगैरह ये सब, और वेजिटेबल वगैरह को स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद ये एनिमल्स जो हैं इनका डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया था, जो कि बाकी सिविलाइजेशंस में भी होता है, वो इनके यहाँ पे भी हो रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे पहला जो विलेज है वो देखने को मिलता है लगभग 2000 BC के अराउंड। विलेज बनना यानी कि लोग जो हैं वो एकजुट रहने लग गए, इकट्ठा रहने लग गए। तो यहाँ पे विलेजेस भी देखते हैं, उनके भी फुटपाथ मिलते हैं। उसके बाद आता है आपका प्री क्लासिकल पीरियड। प्री क्लासिकल पीरियड यानी कि 1800 BC से लेकर 250 CE तक, यानी कि हम ग्रेगोरियन टाइम में बात करें ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद तक का टाइम आ चुका है। ओलमेक पीरियड इसको कहते हैं। ओलमेक जो है वो भी, इसको फॉर्मेटिक पीरियड भी कहा जाता है। ये ओलमेक जो लोग थे ये भी एक लोग थे, एक तरीके से एक इनका अलग कल्चर हुआ करता था, काफ़ी मिक्स कल्चर हुआ करता था। वैसे मेजो अमेरिका की अगर हम बात करें, वहाँ पे एज़टेक लोग हों, चाहे ओलमेक लोग हों, चाहे और भी आपको यहाँ पे देखेंगे जैपोटेक हों, टोनोलनेक हो, ये नाम आपको अजीब अजीब लग रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग लोग थे, अलग अलग ट्राइब्स थी एक तरीके से, वो रहते थे, अपना उनका कल्चर हुआ करता था, लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर भी थे। तो ये लोग हैं ना गल्फ ऑफ मैक्सिको के अराउंड रहा करते थे। उसके बाद इन्होंने बड़ी बड़ी सिटीज़ और यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया, स्टोन पे वर्क करना शुरू कर दिया, और इनका जो शैमनिक रिलीजन प्रैक्टिस है वो भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे शैमनिक रिलीजन्स के बारे में भी हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपको ये जो मायन सिविलाइजेशन है इसका कल्चर आपको देखने को मिल जाता है कि जो प्री क्लासिकल पीरियड है इसमें आपको देखने को मिलता है कि इन्होंने अपने शहर बसाना शुरू कर दिया है। कई ऐसे शहर आपको दिखेंगे जैसे मिराडोर है, पैटेन है, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जो कि बाद में तो एग्जिस्टेंस में नहीं दिखते हैं। 9th सेंचुरी आते आते करके यहाँ इनका अंत हो जाता है। फिर कोलंबियन अटैक्स जब होते हैं, कोलंबियन अटैक्स यानी कि जो स्पेनिश इन्वेजन हुए उन्हीं की बात करें, कोलंबस आया था तो इसी से कोलंबियन अटैक्स बने, इन्वेजन हुए। कोलंबस के आने से पहले का टाइम की बात है, प्री कोलंबियन अमेरिका की बात है। उसके बाद टिकाल जैसा जो शहर आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत बड़ा इनका बड़ा शहर था। ग्वाटेमाला जो शहर है जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि ये इनके जो फेमस शहर हैं, ग्वाटेमाला सिटी है, टिकाल आपको दिखेगा यहाँ पे। उसके अलावा ये आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी मिलती हैं बहुत सारी, जहाँ पे खुदाई से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। बड़े बड़े पिरामिड्स यहाँ पे दिखे हैं, मंदिर दिखे हैं, और पहले स्टोन का जो इनका वर्क था वो दिखा है, इनकी पोट्री मिली है, ये सी चीज़ें थी। प्री क्लासिकल पीरियड के बाद क्लासिकल पीरियड आता है। क्लासिकल पीरियड में क्या होता है, माया सिविलाइजेशन जो है ये अब इसका गोल्डन पेज पीरियड आता है।
गोल्डन पीरियड इसका शुरू होता है 250 बीसी से आगे और 900 तक ये धीरे धीरे इनका डिक्लाइन होता है। इस समय इनके यहाँ पे लगभग 40 शहर थे, जिसमें टिकाल, कोपन और काकामुल, पेरेनक्यू, ये ऐसे शहर आपको देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे। अब रियो देखो, अब रियो डी जेनेरो जो शहर है वो अलग है, लेकिन वो पहले की बात चल रही है। उस समय दिख रहा था कि इन शहरों में 5,000 से लेकर 50,000 के बीच में पॉपुलेशन रहती थी, और ओवर द टाइम अगर माया सिविलाइजेशन जब अपने पीक पे था तो इनकी टोटल पॉपुलेशन लगभग 2 मिलियन के अराउंड थी, यानी कि 20 लाख लोग यहाँ पे रहा करते थे। इनका जो काम था, काफ़ी रिच कल्चर था इनका, और साइंस में भी इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया था। अगर बात करें इनका जो पिरामिड बनाने की जो शैली थी वो बहुत काफ़ी कमाल की थी, और पिरामिड बनाने में आपको पता है मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, मैथमेटिक्स चाहिए उसमें। एस्ट्रोनॉमी में भी इनका बहुत अच्छा वर्क था, आर्किटेक्चर की हम बात कर चुके हैं। वर्चुअल आर्ट में या फिर कैलेंडर बनाने की बात हो, इन्होंने सभी विषयों पर अपना काम किया है, और वो देखने को आपको अभी भी मिल जाता है, ढूंढ सकते हैं उसको। पोस्ट क्लासिकल पीरियड जब आता है तो वहाँ पे इनका पतन होना शुरू हो जाता है। 900 के अराउंड, 950 के अराउंड धीरे धीरे करके ये डिक्लाइन करने लग गए। इनके जो बड़े शहर थे वो अब गायब हो चुके थे। अब ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, उसका कोई ठोस कारण नहीं दे पाता। कोई कहता है बाढ़ की वजह से हुआ, कोई कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ था, कोई कहता है कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बहुत सारे रीजन दिए जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे भी ऐसे ही अलग अलग रीजन देते हैं कि कुछ कहते हैं कि यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन हो चुकी थी, कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही लोग उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और धीरे धीरे करके इनका डिक्लाइन हो गया। उसके बाद होता है कि टेओलेक जो एक तरीके के ग्रुप था, ट्राइब्स थे, उन्होंने धीरे धीरे करके इस रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया, और माया सिविलाइजेशन के लोगों का धीरे धीरे यहाँ पे अंत होता है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे ये बचे होते हैं, कुछ लोग इनके बचे होते हैं। उतनी पॉपुलेशन नहीं होती जितना पीक पे होता है, और आगे चल के जब कोलंबस यहाँ पे आता है, स्पेनिश लोग जब यहाँ पे आते हैं, उसके बाद इनका अंत होता है। तो टोला और चिकन इल्जा जो हैं इसके डोमिनेंट सिटीज़ बन जाती हैं। ये आगे चल के आपको मैं आगे दिखाऊंगा मैप में आपको, ठीक है। अब ये है मिस्टीरियस इसका डिक्लाइन हुआ। जैसे मैंने पहले बताया कि कैसे अंत हुआ कोई नहीं जानता, एग्जैक्ट रीज़न कोई दे नहीं पाया है कि इनके कारण अंत का कारण क्या था। अगर बात की जाए कि भाई ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि स्पेनिश इन्वेजन जब हुआ, जब स्पेन के लोगों ने इनके ऊपर अटैक किए तो तब इनका अंत हुआ, लेकिन ये बात भी पूरी तरह से सच नहीं है। जब यहाँ पे स्पेनिश लोग आए उससे पहले तो आपको ये चीज़ अवशेष मिलते हैं कि धीरे धीरे करके इन लोगों का ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका था। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो कंप्लीटली अगर इनका डिक्लाइन की बात करें तो बैटल ऑफ उटालटेल में हुआ 1524 में, जो कि स्पेनिश इन्वेजन था, और पूरी तरीके से माया सिविलाइजेशन के लोगों को इन्होंने तबाह कर दिया, उनको यहाँ से मार भगाया। कुछ लोग बचे थे वो धीरे धीरे करके यहाँ पे गांव में वहाँ पे चले गए, और ये जो मेन सिटीज़ थी वो स्पेनिश लोगों के कंट्रोल में आ गई। ये था इनका इतिहास। इनकी पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इनके रिलीजन की बात करेंगे, इनके कल्चर की बात करेंगे, फिर कैलेंडर की बात करेंगे। पॉलिटिक्स की बात करें तो कभी भी इनका इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं था। अगर प्री क्लासिकल पीरियड की बात करें, किसी के पास सत्ता नहीं थी, सत्ता वाली चीज़ बाद में कॉन्सेप्ट आया। जब जैसे हमारे यहाँ पे वो पीरियड देखते हैं महाजनपद पीरियड, महाजनपद पीरियड में 16 महाजनपद थे, और 16 जनपद महाजनपद से पहले का भी एक पीरियड था जब पद ही नहीं थे, छोटे छोटे गांव थे, उनमें कोई हेड नहीं हुआ करता था, लोग अपने हिसाब से चुन लेते थे। फिर राजा का कॉन्सेप्ट आया, राजा बनने लगे, फिर राजाओं में आपस में सुपरमेसी के लिए फाइट होने लग गई। फिर मगध निकल के आया एक बहुत बड़ा सुपीरियर स्टेट के रूप में, और उसने सभी महाजनपदों को जीत के वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया। तो वो चीज़ें यहाँ पे भी थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि मगध जैसा कोई बड़ा साम्राज्य निकल के आ गया और उसने सारे को कंट्रोल कर लिया हो। ये लोग पहले आपस में रहा करते थे, कोई राजा जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता था। धीरे धीरे करके इनका एक कॉम्प्लेक्स जो है रिलेशन बनना शुरू हुआ, और एक राइवलरी क्रिएट होने लग गई। छोटे छोटे यहाँ पे लीडरशिप ग्रुप बनने लग गए, कबीले बनने लगे, बेसिकली जैसे कबीले होते हैं उनमें होने लगी, राइवलरी होने लग गई, वो आपस में लड़ने भी लग गए। धीरे धीरे करके यहाँ पे काकामुल, काराकोल, मायप्पन, टिकाल जैसे शहरों में अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स जो हैं वो काम कर रही थी, उनके चीफ थे, उनके अलग अलग हेड थे। उसके बाद जब लेट क्लासिकल पीरियड आया, लेट प्री क्लासिकल पीरियड आया, और क्लासिकल पीरियड में जब एंट्री ले रहे थे तो यहाँ पे आपको एक चेंज दिखता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में एक शिफ्ट देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके राजा बनने लग गए, उनके पास पावर आने लग गई, और राजा को लोग सुपीरियर मानने लग गए, और राजा की जो अथॉरिटी थी उसको जस्टिफाई करने लग गए। ये सब चीज़ें धीरे धीरे होने लग गई। राजा का जो हस्तक्षेप है वो रिचुअल्स में, रिलीजन में, सब जगह आपको देखने को मिलने लग गया, और राजा को यहाँ पे डिवाइन किंग मानने लग गए, और वो पावर का मुखिया था, हेड था, सेंटर था।
अब आगे चल के धीरे धीरे करके, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, जुडिशरी की बात हो, सारे के सारे जो अल्टीमेट कंट्रोल था वो राजा के हाथ में आया, जो कि हर एक सिविलाइजेशन का जो प्रोसेस है, एक डेवलपिंग जो फेज में जब होती है तो ऐसा ही होता है। ये आप सब जगह ये चीज़ देखते हैं कि पहले कुछ यूनिट नहीं थी, फिर पॉलिटिकल यूनिट आई, फिर एक राजा आया, फिर वो पावरफुल हुआ, फिर लोगों को लगा कि सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके ये पार्लियामेंट जैसी चीज़ें ये बनने लग गई, डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू होती हैं। और वो यहाँ पे भी हो रही थी। उतना इनके पास था ही नहीं कि उतना ग्रो कर पाएँ, आगे जा पाएँ। एक दिन इनका अंत हो गया, जितना इनको ग्रो करना था उतना नहीं कर पाए, ये एक बात है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या होता है, हाँ, तो बाकी जो बड़े पदों पे बैठते थे वहाँ पे लॉयल लोग बैठते थे, शाही लोग बैठते थे, चाहे वो ब्लड रिलेटिव हों या फिर कैसे भी हों, एक दूसरे से जुड़े होते थे। फिर नीचे चल के पॉलिटिक्स जो है धीरे धीरे करके नीचे चलती है तो डिक्लाइन होता ही जाता है। जो रोल मिलते थे, मैनेजिंग रोल मिलते थे या जो मिलते थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे। सत्ता किसको नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का सिविलाइजेशन हो, उसमें सत्ता के लिए लड़ाइयाँ भी होती थी। अब माया आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े टेम्पल देख देते हैं, बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उन पिरामिड्स में आपको देखते हैं कि ऐसे ऐसे पिरामिड्स हैं जो मैंने आपको दिखाऊंगा, आगे चल के अभी फोटोज़ में दिखाता हूँ। वो जो पिरामिड्स हैं ये देखिए, ये है ग्रेट प्लाजा ऑफ टिकाल सिटी। यहाँ पे पिरामिड बने हुए हैं, टेम्पल्स बने हुए हैं। ये एक तरह से आपको ऐसी ये पूरी की पूरी साइट आपको दिखती है जहाँ पे आपको माया सिविलाइजेशन के कल्चर के बारे में, उनके आर्किटेक्चर के वर्क के बारे में आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, काफ़ी कुछ दिख जाता है कि उनका आर्ट वर्क कैसा था, उनके पिरामिड्स कैसे होते थे। उनके पिरामिड भी इस तरीके के होते थे जैसे ऐसा पिरामिड होता था। यहाँ पे देखो 91 सीढ़ियाँ हैं, चारों तरफ 91 करके सीढ़ियाँ, चार तो ये हो गई, कितनी हो गई 360, 364, और एक ऊपर सीढ़ी होती थी एक। तो ऐसा लगता था कि जैसे ये लोग पिरामिड की सीढ़ियों को गिन के भी डेट का अंदाज़ा लगाते थे और साल को उस तरह से काउंट भी करते थे। तो ये सब चीज़ें भी इनके यहाँ पे होती थी। मैथमेटिक्स में ये काम करते थे, साल कैलेंडर की तो अभी हम बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें इन्होंने करी हैं। अब बात करते हैं मायन पिरामिड्स की। पिरामिड्स जो हैं उनकी एक इम्पोर्टेंस होती है। ऐसे ही नहीं है कि इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना दिए और मज़ा आ रहा था कि देखो देखो पहाड़ी के बराबर हमने पहाड़ी बना दी, ऐसा तो है नहीं। इनका एक महत्व था, इनके रिलीजन में सिंबलाइज करते थे इसको कि ईश्वर को अगर धरती पे आना है, अगर धरती पे ईश्वर को बुलाना है हमें और उससे कनेक्शन फील करना है, तो हमें इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाने हैं कि वो इसके रास्ते होता हुआ, सीढ़ियों से उतरता हुआ ईश्वर हमारे पास पहुंच जाए। ये था कि भगवान के पास पहुंचने का जरिया था। और ये खुद लोग ऊपर जाते थे, मतलब ईश्वर के पास, ईश्वर की क्लोज जाने के लिए। और जब ईश्वर की नीड हो तो वो भी इस पिरामिड के रास्ते उतर के आपके पास आ सके। ये इस तरीके से होती थी चीज़ें। तो ये सिंबलाइज होता था कि ईश्वर के पास जाने का एक रास्ता है। इल कैस्टिलो, ये 8 चिकन इल्जा, ये एक बहुत फेमस पिरामिड है दुनिया का। तो यहाँ पे ये चिकन इल्जा में ये जो पिरामिड है ये स्पेशली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो इनके एक गॉड है कुकुल, आगे मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैं मायंस जो माइथोलॉजी है, माया सिविलाइजेशन की जो माइथोलॉजी है, उसको सेपरेटली बनाऊंगा क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसमें हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। तो कुकुल कन जो हैं, गॉड जो हैं, उनको स्प्रिंग सीजन में और ऑटम सीजन में ये धरती पे बुलाने के लिए इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो धरती पे आ रहे हैं। जैसे बादलों की जब छाया पड़ती है और वो जब यहाँ से उतरती है तो उनको लगता है कि वही आए हैं और यहाँ पे इस तरह से शेडो बनाती है। इस तरह से इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रखा है इसका कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही यहाँ पे आर्ट वर्क भी आपको कमाल का दिखता है। लगता है कि आर्किटेक्चर बहुत शानदार था, इनकी साइंस में काफ़ी इन्होंने डेवलप कर रखा था। कॉस्मोलॉजी और रिलीजन की इनकी बात कर ली जाए तो इनका जो रिलीजन था वो मल्टी गॉड था। वहाँ पे आपको मोनोथीज्म नहीं मिलेगा, वहाँ पे पॉलीथीज्म मिलेगा। बहुत सारे वहाँ पे गॉड्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक गॉड भी है, वो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे अभी। तो ये एक तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन में बिलीव करते हैं कि जैसे बहुत सारे रिलीजन में होता है ना कि एक टाइम आएगा, जैसे हिंदुइज्म होता है ना कलयुग आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि धरती का विनाश हो जाएगा, ईश्वर कल की अवतार लेंगे और उसके बाद डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ऐसी विचारधारा, ऐसे बिलीफ जो है इनके भी थे। और ये माना जाता था कि ये जो दुनिया है वो 5200 साल तक रहेगी, उसके बाद इसका अंत हो जाएगा। उसके बाद जब ये कहा करते थे उस समय, और ये माना जाता है लगभग 3114 से लेकर 3113 के बीच में लगभग यहाँ से माया सिविलाइजेशन का शुरुआत होती है। तो 5200 साल कब होंगे? 2012 में, तो उस समय इसका अंत होगा। अब ये चीज़ जो है इसके ऊपर कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका ये मानना था कि ये उस टाइम तक कैलेंडर बना देते हैं, उसके बाद तो धरती का विनाश हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि वो जो साइकिल है वो साइकिल ही कंप्लीट हो रहा है 13 तक, उसके बाद वो कैलेंडर जो है वो रिवाइंड हो जाएगा और शुरुआत से शुरू होगा।
ये यहाँ पे इसको डिस्ट्रक्शन के तौर पे नहीं देखते, ये कैलेंडर की शुरुआत के तौर पे देखते हैं। वो एक ग्रेट साइकिल है, उसको हम देखेंगे अभी। उसके अलावा कॉस्मोलॉजी इनकी क्या कहते हैं, यूनिवर्स को किस तरह से देखते हैं। यूनिवर्स को ये कहते हैं, जैसे कि ज़्यादा बात तो इसके ऊपर नहीं बात कर रखी इन्होंने, लेकिन कहते हैं कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। अर्थ आप जानते हैं कि फ्लैट नहीं है, लेकिन अर्थ को इन्होंने कहा है कि फ्लैट है और उसके 4 किनारे हैं। और वो जो अर्थ जो है वो एक बहुत बड़े जाइंट क्रोकोडाइल के ऊपर एक तरह से बैलेंस हो रखी है। उस जाइंट क्रोकोडाइल को ये एक तरीके से बहुत वो मानते हैं, एक तरीके से पूजनीय मानते हैं। वो एक तरीके से वाटर में, पानी में है, समुद्र में है, उसके ऊपर धरती पे टिकी हुई है, ठीक है। उसके बाद है उसका जो काउंटर पार्ट है, उसी क्रोकोडाइल का जो काउंटर पार्ट है वो स्काई में है, और वो सरपेंट है, वो सांप है एक, और वो होल्ड करता है स्काई की, जो मैनेज करता है। तो दोनों तरफ से है। इसको हम रिलीजन में बहुत डिटेल में देखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद ये कहा गया कि ये जो 4 गॉड हैं जो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से इस पूरे की पूरे स्काई को अपने कंधों पे रोक के रखते हैं। मतलब स्काई भी, मतलब बेसिकली ये कह रखा है कि स्काई को होल्ड करने के लिए 4 लोगों ने, 4 देवताओं ने इसको अपने कंधे पे उठा रखा है, जिनको बैकअप्स कहा जाता है। और ये जो बैकअप्स हैं इनको भी अलग से ये पूजनीय मानते हैं, ठीक है। स्काई वाज सपोर्टेड बाय 4 ट्री ऑफ डिफरेंट कलर एंड स्पीसीज। इस तरीके की काफ़ी सारी इनकी धारणाएं हैं, इसको हम रिलीजन में बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। 3 वर्ड की इन्होंने बात कर रखी है, हेवन है, अंडरवर्ल्ड है, और ये जो धरती है जो तीसरा वर्ड है। तो 3 बात कर रखी है। हेवन जो है उसमें 13 लेयर हैं, ठीक है, और हर एक लेयर में एक गॉड है जो वहाँ पे ध्यान रखता है। अंडरवर्ल्ड जो मतलब जिसको हम पाताल लोक बोल देते हैं, जिसको ये नरक लोक भी बोल देते हैं अलग अलग जगहों पे। तो अंडरवर्ल्ड में 9 लेयर्स हैं, यहाँ पे भी अलग नाइट लॉर्ड्स हैं 9, और धरती पे इंसान रहते ही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि ये कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड वाज कॉल्ड अनहैप्पी प्लेस एंड वाज बिलीव टू बी डेस्टिनेशन ऑफ मोस्ट माया आफ्टर डेथ। तो डेथ के बाद जो लोग अच्छा काम करेंगे वो हेवन में जाएंगे, जो बुरा काम करेंगे वो अंडरवर्ल्ड में जाएंगे, जो कि ज़्यादातर रिलीजन की फिलोसॉफी होती ही है। डाइटीज़ की बात करें तो लगभग 166 यहाँ पे डाइटीज़ हैं जिनको ये फॉलो करते हैं, जिनकी ये पूजा करते हैं। उसके बाद जो गॉड है उनके सब के अपने अपने पोर्टफोलियो हैं। सब, कोई गॉड किस चीज़ का है, कोई किस चीज़ का है, कोई किसी का है। अलग अलग सेक्स के गॉड हैं यहाँ पे, देवी देवताएं दोनों तरीके के आपको देखने को मिल जाते हैं। देवता भी हैं, देवी हैं, ठीक है। तो ये हैं। उसके बाद ये वो अलग अलग लेयर्स में भी रहते हैं। आपको पता है पाताल लोक के मैंने अभी बताया, उसमें अलग अलग देवताओं के वर्क असाइन है, जैसे कि वैसे ही हेवन लोक में भी हैं, हेवन जो वर्ड है उसमें भी हैं। ऐसे माना जाता है कि इनके जो सुप्रीम गॉड हैं, अगर सिंगल सुप्रीम डाइटी की बात करें तो उनका नाम है इर्जामना। इर्जामना जो है ये इन्वेंटर ऑफ राइटिंग है, पैटर्न ऑफ आर्ट है, साइंस हैं। और इनकी वाइफ जो है शेल, ये जो गॉडेस ऑफ वेविंग है, मेडिसिन है, चाइल्ड बर्थ हैं, और ये एंशियंट गॉड ऑफ मून भी हैं। तो ये सब बातें इनके बारे में हैं कि ये 2 गॉड हैं, इनको ज़्यादा ये पूजनीय मानते हैं, पैट्रन गॉड इनके माने जाते हैं। माया कैलेंडर की बात कर लेते हैं फाइनली। माया कैलेंडर के बारे में मैंने शुरुआत में वो लॉन्ग काउंट की बात तो बता दी थी, सर्किल की, लेकिन एक्चुअल में माया कैलेंडर जो है वो 3 कैलेंडरों से बना हुआ कैलेंडर है। एक है लॉन्ग काउंट, एक है टजोकिन और एक है हाब। सब में अपने अपने सिस्टम हैं। डेट लिखने का एक तरीका है। डेट लिखने का तरीका क्या है, जैसे ये है 13-00-004 अहाउ 8 कुमू। ये जो 13 वाला यहाँ तक का जो पार्ट है ना, ये 0 तक का पार्ट है ना, ये तो लॉन्ग काउंट डेट को बताता है। लॉन्ग काउंट जो कैलेंडर है उसकी डेट को बताता है। 4 अहाउ जो है ये टलोकिन डेट को बताता है, और 8 कुमकू जो है ये बताता है यहाँ पे आपके हाब कैलेंडर को। तीनों कैलेंडर में डिफरेंस क्या है और किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। तीनों कैलेंडर को वैसे ये साथ में ही इस्तेमाल करते थे, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे, तीनों का इस्तेमाल ही अलग है। तो कैसे है ये कैलेंडर है, माया कैलेंडर है, क्या काम आता है। हाब जो है ना, जो हाब कैलेंडर है ये बहुत ही मतलब जर्नल लोगों के लिए कैलेंडर था। आम आदमी इसी कैलेंडर को इस्तेमाल करता था। 365 दिन का साल होता था। ये अपने साल को 365 दिन का साल मानते थे, जो कि 18 महीनों में नहीं 19 महीनों में बटा हुआ था। 18 महीने तो होते थे यहाँ पे 20-20 दिन के, ठीक है। तो यहाँ पे 360 दिन तो वो हो गए। फिर 1 महीना होता था वो 5 दिन का होता था, तो 5 दिन ये हो गए। 365 का ये महीना साल मानते थे, जिसमें ये जो 5 दिन थे इनको ये अशुभ भी मानते थे। तो 360 दिन के तो 18 महीने और 5 दिन का 1 महीना, 365 दिन हो गए, तो 19 महीने हो गए। ये चीज़ होती थी, ये हाब कैलेंडर होता था। उसके अलावा टजोकिन जो कैलेंडर हुआ करता था, ये डेज को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आता था। ये डिवाइन कैलेंडर था।
डिवाइन कैलेंडर क्यों था? यहाँ पे जो भी सैक्रेड इनके जो त्यौहार आते थे, फेस्टिवल्स आते थे, बच्चों की अगर बच्चे का किसी का नामांकन करना है, किस तरह से करना है, वो सब चीज़ें जो थी, जो भी डिवाइन एक्टिविटी थी, उनके लिए ये कैलेंडर होता था। और ये 260 दिन का कैलेंडर होता था। 260 दिन का कैलेंडर था जिसमें फेस्टिवल आते थे, उन दिनों को ही इन्होंने इसमें शामिल कर रखा था, जो कि 20 पीरियड में बटा हुआ था, 13-13 दिन के, 13-13 दिन के 20 पीरियड में। वो भी आप महीना की तरह इसको देखो तो 20 पीरियड में वो बटा हुआ था 260 दिन का। और ये रिलीजियस और सेरेमोनियल इवेंट्स के लिए ही होता था। और यहाँ पे 1 से 13 तक के यहाँ पे उन पे नंबर लिखे हुए होते थे और इसको बोलते थे टजोकिन कैलेंडर। अब आता है लॉन्ग काउंट कैलेंडर। यही था जिसके ऊपर मेन सर्कल वाली जो साइकिल वाली जो बात थी वो इसी के ऊपर थी। ये जो कैलेंडर था इसको बोलते थे, ये काम आता है कि समय कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, इनका उस तरीके से देखने के लिए। साल का एक आप देखते हैं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ रहा है, साल की मतलब अप्रैल की 1 2 3 4 तारीख आ रही है, लेकिन एक आप ये भी तो देखते हैं ना कि 2021 है। तो जैसे 2021 वाली बात है ना, वो लॉन्ग काउंट है इनके लिए। तो इनके लिए लॉन्ग काउंट का मतलब ये था कि कितने समय तक ये जो सिस्टम है, सोलर ईयर्स जो हैं वो चलती जाएंगी, कहाँ तक चलेंगी। और ये 2012 वाला जो फिनोमेना था, जो जिसके ऊपर बातचीत होती थी, वो इसी पे ऊपर आधारित था कि डेट किस तरह से सेट किया जाए, क्रिएशन डेट क्या है। क्रिएशन डेट ये बनाई गई कि 4 आहाहू 8 कु, ये जो डेट है ये उसके ऊपर है। शुरुआत वाला मैंने आपको तरीका लिखा था हाब और टजोकिन डेट के हिसाब से, तो ये है। लॉन्ग काउंट तो अभी इसमें हुआ ही नहीं। तो ये किस तरीके से ग्रेट साइकिल को चलाते थे कि एक दिन को किन बोलते थे और 20 किन मिला के एक यूनिल बनाता था। यूनिल मतलब 20 दिन का एक महीना मान लो। फिर 18 यूनिल बना के एक टून बनाते थे और 20 टून मिल के एक कातुन बनाते थे और 20 कातुन मिला के एक बख्तून बनाते थे। तो ओवर ये मान लीजिए कि एक बख्तून जो है उसमें 1,44,000 दिन आ गए। अब ये जब 13 बख्तून हो जाएंगे ना, 13 बख्तून हो जाएंगे तो कितना टाइम हो जाएगा? ये हो जाएंगे 5125 साल और 36.36 ईयर्स, मतलब लगभग 5226 ईयर। आप 5125 ईयर मान लो इसको। इस टाइम में पूरा का पूरा ग्रेट साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो ग्रेट साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा रोटेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखने का तरीका देखिए, ये टून अंदर लिखा जाएगा, फिर कातून, फिर बख्तून, फिर वो ग्रेट साइकिल। और ग्रेट साइकिल जब पूरा हो जाएगा 5130 लगभग रफली लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे डेट इस तरह से लिखी जाती है। यहाँ पे लिखे जाएंगे, सबसे पहले लिखे जाएंगे किन, फिर उसके बाद लिखे जाएंगे विनल, फिर उसके बाद लिखा जाएगा टुन, टुन के बाद लिखा जाएगा कातुन और उसके बाद लिखेगा बख्तून। ये आगे कैसे चलेगा? आप जानते हैं कि एक विनल में कितने किन होते हैं? 20 होते हैं। तो जो ही यहाँ पे 20 होंगे तो 20 नहीं होंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ 17 का 18 हो जाएगा। जब जो ही ये 18 हो जाएंगे तो यहाँ पे 18 नहीं होगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएंगे, और 20 भी नहीं हो सकते क्योंकि 20 ये है। तो 13 हो जाएगी डेट। ये चलती चलती सब 0 होते जाएंगे। जब ये यहाँ पे 13 हो जाएगा ना फाइनली, तो 13 होने के बाद जो है ये कैलेंडर जो है वो वापस से शुरुआत से चलेगा और सारे के सारी डेट जो है वो 0 पे आ जाएगी, शुरुआत पे आ जाएगी। अब डेट जो है वो नहीं आएगी। तो इसको कुछ लोगों का मानना है कि माया सिविलाइजेशन के लोग ये समझते थे कि 2012 की 21 दिसंबर को ये डेट जब खत्म होने वाली थी, अगर हम बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, तो उस दिन धरती का अंत होने वाला था। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो कैलेंडर है ये साइकिल ही है, ये दोबारा से शुरू होने वाला था। इसीलिए इसमें ये मत सोचिए कि ये जो डेट है इसको सेट किया है इन्होंने उस हिसाब से, और ये रीसेट हो जाएगी। पहले बख्तून, फिर कातून, टुन, यूनिल लिखता जाएगा और अब किन से शुरू होगा। पहला दिन कैसे लिखी जाएगी? डेट देखिए वापस से रीसेट करके कैसे लिखी जाएगी? ये अब 13 हो जाएगा, उसके बाद कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 1 आएगा, फिर 1 के बाद यहाँ पे 19 तक तो हो जाएगा। जो ही 19 हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ता जाएगा और यहाँ पे फिर 13 तक चलेगी, फिर 5100 साल तक दुनिया चलेगी और फिर ये कैलेंडर जो है वो रिवाइव हो जाएगा। ये चीज़ है इसमें। अब इनके रिचुअल्स की और ट्रेडिशन की बात कर लेते हैं। रिचुअल्स इनके बहुत सारे होते थे। 260 का जो दिन का जो सैक्रेड कैलेंडर होता था इनका टजोकिन, उसमें बहुत सारे सिंबॉलिक ये ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, त्योहारों को मनाते थे। लेकिन एक जो इनका त्यौहार और एक जो इनका वो ट्रेडिशन रिचुअल हुआ करता था वो बहुत मशहूर है और उसके ऊपर काफ़ी बात होती है। वो है ब्लड सेक्रीफाइस। एनिमल्स का ही नहीं, ह्यूमन बीइंग्स का, इंसान की बलि दी जानी थी। यहाँ पे बाकायदा एज़टेक रिलीजन जो था उसमें भी होता था ऐसा, और माया सिविलाइजेशन का जो रिलीजन था इसमें भी था। ह्यूमन बीइंग की जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, पिरामिड के ऊपर ले जाके, और यहाँ पे इस तरीके से होता था कि राजा जो है वो
इसका एक तरीके से बॉडी पार्ट्स को निकालता था और देवताओं को एक तरीके से सेक्रीफाइस करता था इस ह्यूमन बीइंग को, ताकि देवता खुश रह सकें। और देवताओं को खुश करने के लिए ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे। और ह्यूमन सेक्रीफाइस यहाँ पे बलि दी जाती थी, प्रिजनर्स की, स्लेव्स की दी जाती थी, चिल्ड्रंस की दी जाती थी, और जो स्पेशली जो ऑर्फनेज चिल्ड्रन होते थे उनकी होती थी। तो ये चीज़ थी। और एज़टेक में तो कई बार ऐसा होता था, मैंने आपको बताया था, जो बड़े सुपीरियर योद्धा हुआ करते थे उनका भी वहाँ पे एक तरीके से बलि दी जाती थी। तो ये इनके रिचुअल हुआ करते थे। आज की अगर बात करें कि मायन जो लोग हैं, माया सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, वो आज कहाँ रहते हैं, तो आज तो जैसे वैसे तो ये सिविलाइजेशन पूरी तरीके से इसका पतन हो चुका है, लेकिन आज भी इनके जो कुछ जो इसके डिसेंटर्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। ग्वाटेमाला, बीजिंग, एल सल्वाडोर, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको के कुछ पार्ट्स में यहाँ पे आपको ये लोग दिख जाते हैं। टिकाल नेशनल पार्क और जो साइट्स आपको देखने को मिलती हैं, जो रूइंस मिलती हैं पुराने शहरों की, वो मैंने आपको दिखाई थी पहले भी। तो ये जो रीजन है यहाँ पे इनके जो वंशज हैं वो कोई आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम इनकी आबादी है। और उनका भी जो कल्चर है, उनके जो ट्रेडिशन है, उनके जो रिलीजन है वो बदल चुके हैं। वो भी अब आप उनको निकाल भी नहीं सकते, उनमें से इतने मिक्स हो चुके हैं कि वो पता नहीं है कि कौन से माया सिविलाइजेशन के लोग इनमें बचे हैं या कितने बचे हैं, कितने नहीं बचे। तो वो चीज़ है। तो ये माया सिविलाइजेशन था। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आने वाले टाइम में हम मेसोपोटामिया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन को तो पढ़ चुके हैं और बाकी सिविलाइजेशंस के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।